न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNB सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह जहां पे आपने बहुत सुना होगा कि ख़वातीन मर्दों से कम नहीं हैं। तो ऐसा ही एक नाम मेरे साथ मौजूद है, फौजिया तारिक, जो कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ख़वातीन मर्द के बराबर नहीं होती, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाया है कि शायद ही कोई ख़वातीन यहाँ तक पहुँचती। तो आइए मैं पूछता हूँ उनसे कि यहाँ तक फौजिया तारिक साहबा यहाँ तक पहुँची तो कैसे पहुँची, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन्हें। तो आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बताएं कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का CNBC के कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो आपका सवाल है यहाँ तक कैसे पहुँची, तो ऑफ़ कोर्स एक लंबा सफ़र था और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ इंसान की ज़िंदगी में अगर हो ना, पैशन, आपका कोई काम करने का जज्बा, पैशन, या कोई आपके अंदर एक इनर ड्राइव हो कि कोई भी हालात हों, कैसे भी हों, मुझे तो ये काम करना ही करना है और फिर सबको साथ लेके भी चलना है। तो आपके अंदर वो एक, मैं कहना चाहूँगी कि एक आपके अंदर कम्युनिकेशन, एक पावर, दूसरों को कन्विंस करने की पावर, अगर ये तमाम सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं और आप अपने पैशन को लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो आप क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कि वो एक सेइंग है लाओ ज़ू की, वो कहते हैं कि पानी जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है और अपने रास्ते खुद ही बनाते चले जाता है। तो मैंने एक्चुअली इस सेइंग को बड़ा फॉलो किया है। और लाइक ये कि मुश्किलात डेफ़िनेटली आई हैं। आपको पता है कि हमारा मुआशरा कैसा है, सोसाइटी। और दूसरी बात ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ काम करना, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, आसान तो नहीं था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नहीं आई, या उनकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वट एवर केसेस वी हैव पुट देम अप टू, जो भी हमने उनको बताए हैं, उन्होंने, तमाम ऑफिसर्स ने इमीडिएट क्विक एक्शन उसके ऊपर लिया है। तो इस मामले में आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और 2006 से मैंने काम करना शुरू किया था। उस वक़्त के जो कराची पुलिस चीफ थे, एक छोटा सा एक इशू उनके पास लेकर गई थी, दो ख़वातीन का, और नई नई लंदन से ह्यूमन राइट्स भी पढ़ कर आई थी। तो बस उनको अपने आइडियाज़ शेयर किए, बताए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और बस 2006 से जो सफ़र शुरू हुआ तो माशाल्लाह अभी जहन में कैसे आया कि हमें ये काम करना चाहिए, किसी और काम की तरफ क्यों नहीं गए? एक्चुअली बचपन से हम यही सोचते आते थे कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और लाइक हमारी अम्मी, हमारी जो पर्सनल एक्सीलेंस थी वो तो घर से शुरू हो गई। लाइक अम्मी कहती थी कि सेकंड थर्ड पोजीशन आपने नहीं लानी है, आपने फर्स्ट ही लानी है। और अम्मी ये कहती थी कि पढ़ाई को आपने प्रायोरिटी देनी है। बाकी हमारी अम्मी ने हमसे कुकिंग वुकिंग काम कुछ नहीं कराया। अम्मी कहती थी कि जी आपने पढ़ना है। तो जब ज़ाहिर है बच्चे पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब सोशल सेटअप और दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें अंदाज़ा हुआ कि मुल्क में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं और इनको, उस वक्त यंग थे तो अपना रोल ऑफ़ यूथ क्या हो सकता है वो सोचते थे। तो अंदाज़ा ये हुआ कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। और रूल ऑफ़ लॉ भी बहुत बड़ा मसला है, और ह्यूमन राइट वायलेशन, ये दोनों। तो इसलिए मैंने सोचा कि ह्यूमन राइट्स को चूज़ करती हूँ कि मे बी कुछ हम अपना पार्ट इसमें प्ले कर दें। क्योंकि देखिए, जब एक इंसान दूसरे इंसान की राइट्स की वायलेशन करता है, झगड़ा तभी शुरू होता है, तभी बीच में फिर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सब वो आ जाती हैं सॉर्ट आउट कराने के लिए। तो एक एक्चुअली हम लोग ही होते हैं जो हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राइट्स के बारे में लोगों को बताया जाए। ख़वातीन में पाकिस्तान में बड़े जुल्म होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा। तो आपके जहन में आया कि मैं इस पे काम करूं, तो फिर इस पे तो बहुत जी वो दुश्मनी मैं भी होगी आपकी इसमें। जी देखें, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे फ्यूडल सिस्टम के साथ डील करने में हुई। और मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फ्यूडल सिस्टम है इंटीरियर सिंध में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको, क्योंकि आपको पता है उनकी एक मेंटालिटी है कि औरत तो पैर पैर की जूती है, और उसमें उनको कहने में भी कोई आड़ नहीं है। दूसरी बात ये कि वो औरतों को पढ़ाते भी नहीं हैं, और उनके इलाके में अगर कोई एक स्कूल भी बन जाए तो वो भी पढ़ने नहीं देते लोगों को। क्योंकि पढ़ने देंगे तो लोगों को, तो फिर उनको खुदमत उनके जूते कौन पॉलिश करेगा बैठ के।
सो ये तमाम प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मुझे आज आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि अब ऐसा कोई मसला इंटीरियर में नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है मसाइल, मगर उतने नहीं हैं जितने 2006 में मैंने देखे थे, या 2009 में या 10 में। 2011 के बाद जो पुलिस रिफॉर्म आया है ना, तो अब मेरे ख़्याल से ऑफिसर्स जो हैं वो उन पे भी एक्शन ले रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है और उनको बिल्कुल बताया है कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा कोई केस आपकी ज़िंदगी में अभी तक आया कि उसको देख के आपको बड़ी हैरानी हुई होगी कि कैसे ये सोच करेंगे, कहाँ से करवाएं, क्या ऐसी कोई मुश्किल पेश आई थी आपको? केसेस तो ऐसे ऐसे भी आए हैं कि जिनको सोचती हूँ ना तो अभी तक रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। एक ही केस मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये 2007 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। नया नया मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। सबसे पहला तो जो केस आया था वो बहुत लंबा है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी, उस पर तो पूरा ड्रामा भी बन चुका है। एक तो लोगों को पता है कि वो कौन सा केस था। ये एक केस था इंटीरियर सिंध का। यहाँ पर एक किसी वडेरे के बेटे ने लड़की को रेप किया और उसके बाद उसके ऊपर तेज़ाब डाल के और उसको आग भी लगा दी, और लड़की जो है वो बहुत बुरी हालत में थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किन मसाइल में से वो गुजर रही थी। तो उनके वहाँ से एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और लोग इतने अवेयर नहीं थे। आज तो न्यूज़ हाईलाइट हो जाती है ना और फ़ौरन एक्शन हो जाता है, वायरल हो जाती हैं वीडियोज़। उस वक़्त ये नहीं था। तो वो 2007 में जब उन्होंने मुझे कहा और लड़की के बाप से बात करवाई, तो मैंने फिर जो कराची पुलिस चीफ थे उनसे मैंने कहा मेरी मदद करें, और वहाँ पे ये लाड़काना का था, डीआईजी लाड़काना को उन्होंने फ़ोन किया, एफआईआर कट गई, सब कुछ हो गया। तो उस लड़की को उन्होंने कहा कि आप कराची में बर्न सेंटर में ले आए। तो हमने उनको कहा आप जल्दी कीजिए क्योंकि लड़की की हालत इतनी बुरी है। अच्छा, वो जब आ ही रही थी अभी कराची के बर्न सेंटर में, उसकी रास्ते में डेथ हो गई लड़की की। तो बस वो 2007 में जब ये मुझे इतना बड़ा शौक़ लगा था कि मैं उस लड़की की लाइफ नहीं बचा सकी और हम उसकी मदद नहीं कर सके। बाद में हमने एफआईआर करवाई, उस लड़के को कन्विक्शन भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उस लड़की की लाइफ वापस नहीं आई। तो ये जो एक केस था, इसने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मूव किया था कि हमें फिर देखें, हमने हमारी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। 2007 में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स सेल इस्टेब्लिश हुआ इस वाक़े के बाद, सीपीओ में पहला ह्यूमन राइट्स सेल। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, पूरे सिंध में ह्यूमन राइट्स सेल्स बने, फिर वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बने। वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स तो अभी इन्होंने 2016 में जो आईजी थे उनको मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स सेल आपके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट के बहुत सारे और भी केसेस हैं। मैंने कहा ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड फिर निगलेक्ट हो रहा है, तो अब इनको वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स जो है वो इनको अलग कर दिया गया है ताकि एक फोकस्ड अटेंशन मिले। फिर इसके अलावा मेरे कॉलीग जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, वो भी फॉर्मर आईजी सिंध हैं, तो वो हमने पुलिस के सिलेबस में हमने वो 2015 में हमने ऐड करवा दी। हमने सोचा हम ट्रेनिंग दे ना दे तो पुलिस ऑफिसर्स को ह्यूमन राइट्स पते होने चाहिए। तो अब वो उनकी बुक भी है, उनके क्यूरिकुलम में उनका 100 मार्क्स का पेपर भी है। और वैसे मुझे भी ऑनर है, 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को मैंने ट्रेनिंग दी है ऑन ह्यूमन राइट्स और प्रो वुमेन लॉज पर, अभी दे भी रहे। अभी हमारा 2 हफ्ते पहले ही इसी का जो हमारा सेशन हुआ था प्रो वुमेन लॉज का, जूम सेशन जो है हमारा हुआ था। तो वो बस उस वाक़े ने मूव किया। और उसके बाद वाक़े तो अगर आप पूछेंगे और भी बहुत ऐसे ऐसे घिनौने, ख़तरनाक, और अभी जो पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं वो हमारे पास चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और सोडोमी के बहुत आ रहे हैं, जिनमें से एक सर्वाइवर है, बाकी सबको कत्ल कर दिया गया है। बाकी सब की अब डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, खुद विक्टिम वो एक्यूज़ बता रहे हैं कि जी हमने इनको रेप करके यहाँ पे दफन कर दिया। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की सिचुएशन, और आपको पता है वॉयलेंस होता ही डिस्टर्बिंग है। बहुत बड़ी बात है कि आपके घर वालों ने आपको इजाज़त दी इस काम करने के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा मदद आपके वालिद साहब ने की या वालदा ने की, किसने की?
एक्चुअली मेरे वालिद की तो जब मैं बहुत छोटी थी 6 साल की, तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। वो आर्मी ऑफिसर थे। तो अम्मी और अब्बू, अम्मी जो है वो अब्बू भी थी और अम्मी भी थी, और ऑफ कोर्स बड़े बहन भाई हमारे उन्होंने हमें बहुत किया। तो वालदा का तो मैंने आपको बताया, लेकिन असल में जो मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शादी हो गई, तो असल जो सपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड ने मुझे किया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत 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 मोटिवेट किया। वो बैरिस्टर हैं एक्चुअली, वो ख़ुद भी एडवोकेट हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत इसमें जो है वो मोटिवेट किया इस काम में। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया और कभी मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन्स ने उनको बॉदर नहीं किया। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड ने आपकी मदद जी, की इसमें, जी। जबकि बहुत कम ऐसा होता है जी। कि हस्बैंड मदद करें। तो जी। आगे आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की ख़वातीन को, जो लड़कियां पढ़ें, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले लड़कियों को ये बोलूँगी कि हमारे कवानीन में वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि जो ज़्यादा क्राइम होते हैं वो अपने घर वाले ही करते हैं। भाई, बाप, हस्बैंड्स, जो तीनों सबसे बड़े प्रोटेक्टर होते हैं आपके। अगर आपको घर में इन रिश्तों से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो कानून का दरवाज़ा खुला है। कानून आपका मुहाफ़िज़ है और कानून में बहुत ज़्यादा औरतों को प्रोटेक्शन दी गई है। तो कभी भी ये ना सोचें कि वो तन्हा हैं, अकेली हैं, और वो ये ना सोचें कि हम सुसाइड कर लें, हम जान दे दें, मर दें। देखें, अगर किसी के साथ रेप हुआ है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें उस दरिंदे का कसूर है, बुरा वो है, आप नहीं हैं। तो मैं ये औरतों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ केसेस को रिपोर्ट करें। और 15 जो है वो अब पुलिस डिपार्टमेंट ने 15 को वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए स्पेसिफ़िकली उन्होंने इसको कैटर किया हुआ है इसमें लॉकडाउन में। और 15 इज़ दी इमरजेंसी नंबर, और आप उस पर फ़ौरन रिपोर्ट करें, आपको इमीडिएट आपका उस पर एक्शन होगा। लेकिन ये कि आप चुप ना बैठें। अगर 15 नहीं भी उठाती तो थाने में चले जाएं, हम जैसे लोगों को बताएं, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, खामोश ना बैठें। अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, चुप ना बैठें, क्योंकि ये थी फौजिया तारिक, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। इंशाअल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपकी गुफ्तगू लेकर चलूँगा वहाँ कि किसी नए मेहमान के साथ। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।